नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूपी का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और ये जो टोटल कवरेज आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक पूरा डाटा कवर करेगा। एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आप इसे एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है, जो कि आप हेडिंग के तौर पर देख रहे हैं, कहा गया है कि काशी विल बिकम द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। काशी यानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश का। तो इसमें 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं। इन द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काशी विल बी मेड कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बाय इंडिया फॉर 1 ईयर। इसे 1 वर्ष के लिए यहाँ पे कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल का दर्जा प्राप्त हुआ है। फॉर दिस अ डोजियर का मतलब बायोडाटा होता है। अब बनारस विल बी प्रिपेयर्ड इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट्स, ये एक बड़ी चीज़ है। और इन दिस द इवेंट टू बी हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, मेजर वेन्यूज, फूड एंड अदर थिंग्स विल बी मेंशन प्रोमिनेंटली। तो बड़ी चीज़ है, देखिए कल्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब फूड भी आता है, मेजर वेन्यूज़ भी आते हैं, ये सब कुछ कला संस्कृति के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी विल बी द नोडल एजेंसी ऑफ दिस इंटायर कैंपेन। यहाँ पूछा जा सकता है कि नोडल एजेंसी क्या है इस पूरे कैंपेन की, तो आप बता दीजिएगा स्मार्ट सिटी। इन दिस इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस फ्रॉम सितंबर 2022 टू सितंबर 2023। मतलब 1 वर्ष का जो समय है वो सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक रहेगा। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो यहाँ आप देखें, लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई है। तो 7 जनवरी 2022 की तारीख है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी वर्चुअली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स फॉर 336 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो 336 किलोमीटर वर्थ 14,169 करोड़ इन मथुरा इन उत्तर प्रदेश। तो ये जगह आपको पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ लागत पता होनी चाहिए और साथ में लंबाई पता होनी चाहिए कि मतलब ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है 10, इनकी टोटल लंबाई कितनी। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ मथुरा, हाथरस, बदायूं, बरेली हाईवे, कनेक्टिविटी एंड ट्रैफिक इशू विल बी रिजॉल्व एट द पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस। ये आपने देखा। और देखिए, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाईपास कनेक्टिंग आगरा इनर रिंग रोड एंड यमुना एक्सप्रेसवे, द सिटी ऑफ आगरा विल गेट रिड ऑफ ट्रैफिक जाम। The construction of Agra Jalesar Eta Road will be facilitate the traders of brass industry। जो ब्रास इंडस्ट्री के ट्रेडर्स हैं उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ में ये भी कहा गया, मतलब उन्होंने गडकरी जी ने ये अनाउंसमेंट की कि द डेवलपमेंट ऑफ 84 कोशी परिक्रमा मार्ग ऑफ ब्रज। 84 कोशी जो परिक्रमा मार्ग है वो ब्रज का, उसे डेवलप किया जाएगा ऑन 7 जनवरी 2022। उसी अवसर पर ये घोषणा की गई थी। और दिस रूट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ न्यू नेशनल हाईवे एंड विल बी इंक्लूड इन भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2। He said this route will be made like the 84 कोशी परिक्रमा मार्ग of अयोध्या and will be connected to all major pilgrimage site in this vicinity। जैसे अयोध्या वाला 84 कोशी परिक्रमा मार्ग है, ठीक उसी तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम मथुरा, दिस रूट विल बी पास थ्रू द बॉर्डर एरिया ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ अगला नेक्स्ट पैराग्राफ, तो वर्चुअली इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट एट गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश। प्रसाद प्रोजेक्ट जो है इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया और ये कहाँ पर किया गया, तो गोवर्धन नाम का स्थान है मथुरा में, वहाँ पर। अब इसमें खास बात क्या है, तो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी वर्चुअली इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट एट गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश ऑन 7 जनवरी 2022। डेट आपने देखी। रेट 500 करोड़ एलोकेटेड फॉर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू वेरियस स्पिरिचुअल सर्किट्स सच एज रामायण एंड बुद्ध सर्किट। तो यहाँ जो अमाउंट है ना वो आप याद रखिएगा, रामायण और बुद्ध सर्किट दोनों के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में 500 करोड़। सो फॉर अंडर द प्रसाद स्कीम उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड टुगेदर हैव क्लोज टू 25% ऑफ टोटल एलोकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ टुवर्ड्स पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज रिजर्वेशन। ये एक बड़ा चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ जो परसेंटेज है, इस तरह के जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, और नहीं तो फिर पूरा स्टेटमेंट आपको दे देगा और इसमें से सही गलत पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए और जो इसका फैक्चुअल न्यूमेरिकल डाटा है वो भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा लागत और साथ में जो घोषणा की गई है। इसके बाद ये भी बताया गया कि द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ, इसे जरा साफ कर लेते हैं, द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ गोवर्धन मथुरा
अंडर द प्रसाद स्कीम वॉज अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विथ द कॉस्ट ऑफ इंडियन रूपी कितना है, तो 39.73 करोड़ इन जनवरी 2019। ये पीछे की बात है और अभी हाल फिलहाल में इसमें क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 14 व्यक्ति जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पद्म अवार्ड है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की श्रेणी में आते हैं, मतलब सर्वोच्च तो भारत रत्न है लेकिन उसके बाद पद्म पुरस्कारों का ही नंबर आता है, तो ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। अब यहाँ पे ये जो सिविलियन अवार्ड है इसमें आप देखें कि उत्तर प्रदेश के 14 लोग कौन कौन से हैं। तो द पद्म अवार्ड आर द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन हॉनर्स। ये हाईएस्ट जो सिविलियन हॉनर्स हैं उनमें से हैं, मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट हैं, सबसे ऊपर वाला तो भारत रत्न है। विच आर कॉन्फेर्ड इन 3 कैटेगरी। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। तो 128 पद्म अवार्ड जो है वो इस साल दिए गए, जिसमें से कि 4 यहाँ आप देखें इनकी संख्या, 4 जो है वो पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए और 107 पद्मश्री अवार्ड जो है इसमें इंक्लूड है। 25 जनवरी 2022 की तारीख में ऑन 73rd रिपब्लिक डे, यहाँ आप देखें 73rd रिपब्लिक डे, द प्रेसिडेंट अनाउंस 128 पद्म अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022। 14% फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ दीज अवार्ड। मतलब गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या होती है जहाँ राष्ट्रपति का संबोधन होता है, वहाँ पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो ये हमने देखा। इसके बाद आप आगे देखें 25 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले की जो संध्या होती है उसमें अब यहाँ ये बताया गया है कि 9% जो थे वो उत्तर प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए या पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तो इनके नाम दिया हुआ है और इनका फील्ड दिया हुआ है, किस क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। तो इसमें पहला नाम आप देख रहे हैं, ये 2 महिलाएं हैं, सुश्री कमलिनी अस्थाना है और सुश्री नलिनी अस्थाना है, जोड़ी है इनकी। तो इनका क्षेत्र है आर्ट, मतलब आर्ट की फील्ड में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शिवनाथ मिश्रा जी हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में यानी आर्ट के फील्ड में ही दिया गया है। शीश राम जी को भी आर्ट के ही फील्ड में मिला है। सेठ पाल सिंह जो है इन्हें अदर वाली कैटेगरी जो है, मतलब अदर्स में एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में दिया गया है पद्मश्री। इसके अलावा श्री शिवानंद जी हैं, इन्हें योग के क्षेत्र में दिया गया है। और अजय कुमार सोनकर जी को मिला है जो साइंस और इंजीनियरिंग वाला सेक्टर है उसमें। आर्ट वाले सेक्टर में अजीता श्रीवास्तव जो है, सुश्री अजीता श्रीवास्तव, ये महिला का नाम है, तो इन्हें दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, इन्हें याद रखिएगा। और कमलाकर त्रिपाठी, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, इन्हें मेडिकल फील्ड में दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। तो ये है 9 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के और अभी 9 नहीं हुए हैं, 1 जने बचे हुए हैं। यहाँ आप देखें ये है मिस विद्या बिंदु सिंह, इनका नाम आप देखें। तो मिस विद्या बिंदु सिंह जो है इन्हें भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यानी लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनकी टोटल संख्या आप देख रहे हैं, टोटल 9 है और इनके नाम और इनका जो काम है वो भी आपने देखा। इसके बाद जो अगला हमारा इसमें टॉपिक है वो है मतलब इसी से जुड़ा हुआ कि पद्म विभूषण किसको मिला है। तो 3 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं और 2 जो है उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 3 कौन कौन से पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। एक तो राधेश्याम खेमका है जिन्हें कि मरने के बाद मतलब मरणोपरांत जो कहा जाता है उसमें लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है। उसके अलावा जनरल बिपिन रावत जी हैं, इन्हें सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कल्याण सिंह जी को मिला है मरणोपरांत, मरने के उपरांत। तो ये सार्वजनिक मामले वाला जो सेक्टर था, मतलब पब्लिक अफेयर वाला जो था, उस कैटेगरी में दिया गया है। और पद्म भूषण से 2 उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। पहले तो श्री राशिद खान जी हैं, इन्हें आर्ट की फील्ड में दिया गया है और वशिष्ठ त्रिपाठी जी को दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में। तो ये हमने देखा कि यूपी के कौन कौन से नागरिक जो हैं उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आगरा मास्टर प्लान, इसको भी देख लेते हैं। आगरा मास्टर प्लान 2031 है, मतलब ये 2031 तक का विजन है और 10 साल का इसमें पूरा एक टारगेट रखा गया है। तो ये है क्या, यहाँ एक एक चीज़ देखने की आवश्यकता है। द प्रपोजल ऑफ आगरा मास्टर प्लान 2031 वाज अप्रूव ऑन 5 जनवरी 2022 इन द 136th बोर्ड मीटिंग ऑफ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ 5 एरियाज ऑफ सिटी विल बी डन, मतलब 5 एरिया जो है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन ये पूरा हो चुका है। इफ 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज रेजिडेंशियल इन दीज एरियाज, मतलब पहले तो क्या होगा, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि 60% जो पॉपुलेशन है वो रेजिडेंशियल है अगर इस एरिया में है, तो देन कंसीडरिंग इट द रेजिडेंशियल एरिया, तो इसे एक रेजिडेंशियल एरिया के तौर पे कंसीडर किया जाएगा और इट विल बी इंक्लूडेड इन मास्टर प्लान, और इसे मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये सर्वे के बाद ही मालूम होता है। और आगरा मास्टर प्लान 2031 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों के लिए इसको तैयार किया गया है और इट विल हैव 14 जोन्स, इसमें 14 जो जोन है वो शामिल हैं। इनर रिंग रोड, ग्रेटर आगरा एंड अदर एरियाज हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस। अ न्यू बस स्टैंड विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये एक बड़ी चीज़ है। और देयर विल बी आल्सो बी अ फोकस ऑन स्ट्रीट वेंडिंग जोन, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वाले पॉइंट को देखते हैं जो कि इसी आगरा मास्टर प्लान से ही जुड़ा हुआ है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन आगरा मास्टर प्लान द अथॉरिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द ताज हेरिटेज एरिया, मतलब ताजमहल के आसपास कोई अवैध निर्माण न हो पाए जो कि ताज की शोभा को खराब करे, इस दिशा में ये प्रयास है। तो यहाँ आप देखें
in which 3 rules have been included. इसमें 3 नियम बनाए गए हैं. Apart from the Taj, no construction will be allowed within 100 meter from the monument in the Taj heritage area, which extend on both side of the Yamuna till Rambagh. ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कितने दायरे में नहीं बनाया जा सकता है. तो यहाँ 100 मीटर का दायरा है. और only single story and 3.75 meter height building will be permitted between 100 to 300 meter from any heritage monument after obtaining permission from Archaeological Survey of India. मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब परमिट दे तब जाकर 100 से लेकर 300 मीटर के दायरे में इतनी ज़्यादा जो ऊंचाई है, इससे ज़्यादा ऊंचाई का होना भी नहीं चाहिए. तो इन इमारतों का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसकी परमिट देता है. साथ में ये भी कहा गया कि नो परमिशन विल बी गिवन टू कंस्ट्रक्ट मोर देन डबल स्टोरी और 7.5 मीटर हाइट बिल्डिंग इन द रेस्ट ऑफ जोन फ्रॉम ताजमहल टू रामबाग. तो ये है पूरा हमारा आगरा मास्टर प्लान. ये पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. 10 वर्षों का टोटल है. इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक है हमारा करंट अफेयर का, उसे देख लेते हैं. तो नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट वर्थ 12,981 करोड़ इन उत्तर प्रदेश. मतलब करीब 12,981 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, कई सारी परियोजनाएं हैं, उनका इनॉग्रेशन किया गया था और ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है. तो निश्चित रूप से इसमें नेशनल हाईवे और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो शामिल होंगी. तो एक एक करके इनको देखते हैं. पहली बात तो ये है कि ऑन 6 जनवरी 2022 यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑन फॉर 572, यहाँ देखिए लंबाई, फाउंडेशन स्टोन फॉर 572 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट एट कॉस्ट ऑफ 12,981 करोड़ इन कौशाम्बी, अयोध्या एंड बस्ती इन उत्तर प्रदेश. 3 जगह है यहाँ पे, कौशाम्बी है, अयोध्या है और बस्ती है. श्री नितिन गडकरी या श्री गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट. ये फाउंडेशन स्टोन जो है वो 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रखी गई और इसकी लागत कितनी है, तो ये 2,659 करोड़ रुपए की लागत से कौशाम्बी में बनाए जाएंगे. और अयोध्या की बात करें तो इन अयोध्या लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 8,698 करोड़ एंड बस्ती द मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द लेड फाउंडेशन स्टोन. यहाँ आप देखें, बस्ती द मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 1,624. तो बस्ती में जो है वो 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए इनके द्वारा और इसकी कुल लागत कितनी थी, 1,624 करोड़ रुपए थी. इतना हमने देखा. तो 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती का नाम है. कहाँ पर कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं या उनका इनॉग्रेशन किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए. साथ में एक चीज़ और कही गई है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ 84 कोशी परिक्रमा मार्ग इन अयोध्या विल फैसिलिटेट द डिवोटीज एंड इनकरेज द रिलीजियस टूरिज्म. मतलब जो धार्मिक लोग हैं, भक्त हैं, उन्हें ये प्रोत्साहित करेगा और जो रिलीजियस टूरिज्म है इसको बढ़ावा देगा. और विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या रिंग रोड, सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो धार्मिक क्षेत्र हो गया, उसके अलावा विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या रिंग रोड द ट्रैफिक कंजेशन इशूज़ विल बी रिसॉल्व्ड. मतलब जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी उससे छुटकारा मिलेगा ये जो रिंग रोड है इसके बन जाने से. इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी एंड श्रृंगेश्वरपुर धाम विल गेट कनेक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड श्री राम वनगमन मार्ग. भगवान श्री राम का जो वनगमन मार्ग था उसके पूरे कंस्ट्रक्शन से ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से यातायात सुलभ हो जाएगा. इसके बाद आप देखें कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हिंदू धार्मिक स्थल हो गए, उसके अलावा जो बौद्ध पिलग्रिमेज साइट है उनके बारे में भी बताया गया कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 233 द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध एट लुम्बिनी विल बी कनेक्टेड विथ वाराणसी एट सारनाथ. मतलब वाराणसी और सारनाथ वाला जो एरिया है, तो ये वाराणसी में ही सारनाथ पड़ता है, तो इसको कनेक्ट किया जाएगा. मतलब ये नेशनल हाईवे नंबर 233 है जो कि बुद्ध के बर्थ प्लेस लुम्बिनी को सारनाथ से कनेक्ट करने का काम करेगा. तो इतना हमने देखा. मतलब 12,981 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है और ये अनुमानित लागत है, इससे कहीं ज़्यादा खर्च होने वाला है. अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं. तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिजिटली इनॉग्रेटेड द लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ 3,800 करोड़ फॉर अर्बन डेवलपमेंट. अब अर्बन डेवलपमेंट के लिए इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन ट्रांसफर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मोर देन 500 करोड़ ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ 58,900 बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इन द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट लोक भवन ऑन January 4, 2022. चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ 3,800 करोड़. तो ये पूरा मामला था. यहाँ आप जो लागत है उसको ध्यान दीजिएगा और ये बेनिफिशियरीज़ का जो नंबर है इसको याद रखिएगा. साथ में अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट थे ये जानना आवश्यक है. भाई इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है. अब इसमें आप देखें, इन दीज प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ अबाउट 909 करोड़ ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, 28 सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कॉस्टिंग मोर देन 627 करोड़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ आपने देखा. 13 लिगेसी वेस्ट रेमिडिएशन
इसके अलावा 1 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन आगरा डिस्ट्रिक्ट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1100 पब्लिक टॉयलेट पिंक टॉयलेट्स इनॉग्रेशन एंड लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 926 करोड़ ऑफ अमृत मिशन एंड स्टेट सेक्टर। ठीक है, ये आपने देखा। तो इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उनकी जो लागत है वो दिया हुआ है और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन रही है वो दिया है। और ये वाला जो मामला था ना, यहाँ आपने देखा ना कि जो इनॉग्रेशन होता है ये 926 करोड़ का अमृत मिशन वाला, और स्टेट सेक्टर अंडर यूपी जल निगम अर्बन वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसका उद्घाटन किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अयोध्या एंड मथुरा वृंदावन एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गाजियाबाद, इसके साथ साथ इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ 606 करोड़, 1000 फ्री वाईफाई जोन इन 651 म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ स्टेट। यहाँ देखिए कि 1000 जो फ्री वाईफाई जोन है, मतलब जहाँ पे आप मुफ्त वाईफाई की यानी इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं, वो करीब 651 जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं स्टेट की, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। करीब 75 जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उन्हें चालू किया जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक बस चालू होंगी तो उसके लिए बस डिपो की आवश्यकता होगी। तो 7 जो इलेक्ट्रिक बस डिपो हैं उनकी स्थापना की जाएगी, और ये 7 शहरों में उत्तर प्रदेश के होगा। तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसे आपने देखा। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। खास बात यह है कि इंडियन शटलर हैं पीवी सिंधु, उन्होंने इसे जीता है, मतलब वुमेन्स सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन लखनऊ। ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। सिंधु डिफीट फेलो इंडियन मालविका बंसोड़। ठीक है, इसमें इनकी जो प्रतिद्वंदी थी इनका नाम था मालविका बंसोड़, और इन्हें हराकर पीवी सिंधु ने ये जो सेकंड सैयद मोदी टाइटल है इसे जीता है। पिछली बार उन्हें 2017 में दिया गया था, और इस बार जो प्राप्त हुआ है ये 2022 वाला है। The 2022 Syed Modi International Badminton Tournament was held at Babu Banarsi Das Indoor Stadium in Lucknow, Uttar Pradesh from 18 to 23 जनवरी 2022। ये बाबू बनारसी दास देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बनारस में है, ये असल में लखनऊ में। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो टीबी मुक्त भारत ये सरकार का पहले से ही लक्ष्य रहा है। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो यहाँ आप देखें, इंडियन ऑयल हैज़ एस्टैब्लिश नेशनल टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट इन ईच ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 23 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इसमें 2 राज्य शामिल हैं, मतलब 23 जो जिले हैं पंजाब राज्य के और उत्तर प्रदेश के, टोटल 75 जिले। हैज़ मेड अ, यहाँ देखें, हैज़ मेड अ कमिटमेंट टू सपोर्ट द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, मतलब इसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसमें अपनी कमिटमेंट जाहिर की है। द मेन ऑब्जेक्टिव अब इस प्रोग्राम के अंदर है क्या, इंडियन ऑयल इसमें इन्वॉल्व है वो तो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम कैसा है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू स्क्रीन एंड टेस्ट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। अगले 3 वर्षों तक पूरी स्कैनिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि टीबी के कहीं भी अगर कोई मामले उठते हैं, उभरते हैं, तो उसे वहीं पर शांत किया जा सके और टीबी का जड़ से उन्मूलन किया जा सके। तो ये हमने देखा। इसके बाद वाराणसी एग्री स्पोर्ट हब को देख, तो ये जो टॉपिक है इसे हम देखते हैं। वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब है एक्चुअली। तो यहाँ आप देखिए, एपीडा एन आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑन 7 जनवरी 2022 आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश टू बी कवर्ड अंडर वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब। इसे यहाँ आप देख रहे हैं, टू बूस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट रीजन, मतलब जो ये क्षेत्र है यहाँ पे एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। और इसका जो पूरा यहाँ नाम है वो वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब है, इसे आपने देखा। द पूर्वांचल रीजन ऑफ स्टेट इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर और भदोही, ये इसमें शामिल है। ये हमने टॉपिक देखे। इसके बाद जिलों के नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ताज महोत्सव 2022। तो ताज महोत्सव 2022 ये ऑर्गेनाइज किया गया 20 से लेकर 29 मार्च 2022 के बीच में, जो शिल्पग्राम नाम का विलेज है आगरा का, वहाँ पे। द थीम ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल इज आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये इसका थीम वाक्य है, तो इसे आप याद रखिएगा। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने इसे ऑर्गेनाइज किया था। और इट इज़ ऑर्गेनाइज विथ एन एम टू इनकरेज द इनोवेटिव वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड हेल्प देम टू शोकेस देयर वेरियस स्किल, मतलब उनका जो नवोन्मेषी काम है जो कि वो खुद से भी करते हैं उसको दर्शाना, और साथ में उन्हें उनकी जो स्किल है उसे और निखारना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो जो क्राफ्ट्समैन है उन्हें इससे फ़ायदा पहुँचेगा, ऐसा माना जाता है। इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला वाला जो टॉपिक है उसमें ग्राम उत्कर्ष समारोह की बात हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही है। तो उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह वाज ऑर्गेनाइज इन लखनऊ ऑन 15 दिसंबर 2022। एड्रेसिंग द फंक्शन, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मेड सर्वल अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट कैसी थी, तो जो विलेज हेड है उसका मानदेय यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, ये 3500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया जाएगा पर मंथ। इसके साथ जो क्षेत्र पंचायत है उसके हेड का बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ये 9800 से बढ़ाकर 11300 पर मंथ कर दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रेसिडेंट होगा उसका पहले 14000 था, अभी 15500 कर दिया गया है। तो महंगाई के ज़माने में ये वृद्धि की गई है। ये हमने देखा ग्राम उत्कर्ष समारोह को। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और ये जिला था गोरखपुर।
तो गोरखपुर में क्या क्या काम होता है आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश ऑन 7 दिसंबर 2021। ये 7 दिसंबर 2021 की बात है। दीज इंक्लूड गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट है, एम्स गोरखपुर है और ICMR सेंटर है। एक एक करके देखते हैं। पहले तो नीम कोटेड यूरिया वाला जो प्रोडक्शन है वो गोरखपुर प्लांट से होगा और ये करीब 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम के हिसाब से उत्पादन होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में और क्या खास बात हो सकती है? तो इन द लाइन ऑफ, यहाँ देखिए ये वाला टॉपिक, इन द लाइन विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, दिस प्लांट विच हैज़ बीन क्लोज फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये 30 साल से भी ज़्यादा समय से बंद था, हैज़ बीन रिनोवेटेड एट द कॉस्ट अबाउट 8,600 करोड़। इसे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा 8,600 करोड़ रुपए की लागत लगा के। ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये है कि एम्स गोरखपुर जो है ये फुली फंक्शन कैंपस, इसका मतलब एम्स गोरखपुर का, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कास्ट ऑफ मोर देन 1,000 करोड़। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका जो मास्टर प्लान है या जो मेन योजना है, मदर प्लान जिसे कहा जाता है, उसे भी आप याद रखिएगा। ICMR सेंटर की बात कर लेते हैं। तो ICMR सेंटर के बारे में ये है कि द प्राइम मिनिस्टर आल्सो इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर। इसकी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये 3 चीज़ें इसमें हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ को देखते हैं जो कि है सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। और इसमें खास बात क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का या सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का। और ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ से इसका उद्घाटन हुआ था 11 दिसंबर 2021 की तारीख में। प्रोविजन हैज़ आल्सो बीन मेड इन दिस प्रोजेक्ट टू इंटरलिंक 5 रिवर्स। यहाँ 5 नदियों को जोड़ने का प्लान चल रहा है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी। और इससे होगा क्या नदियों को जोड़ने से? टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द एरिया, मतलब इनके पानी का यथोचित मात्रा में इस्तेमाल कर सकें और सही जगह पर इस्तेमाल कर सकें, यूटिलाइज कर सकें उसे, ये इसका मेन पर्पज़ है। मतलब जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ इसकी सप्लाई दे सकें। और दिस विल बी बेनिफिट, यहाँ आप देखें कि फायदा किसको किसको मिलेगा। दिस विल बेनिफिट 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नेमली बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एंड महाराजगंज। ये जो जिले हैं ये इससे ज़्यादा फायदा प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है गंगा एक्सप्रेसवे। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे इन शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। इसकी फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा गया? ये शाहजहांपुर में रखा गया ऑन 18 दिसंबर 2021। तारीख आपने देखी। 594 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सप्रेसवे विल बी बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ओवर 36,200 करोड़। इसकी लागत ध्यान दीजिएगा और लंबाई ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग नियर द बिजौली विलेज इन द मेरठ। जो बिजौली नाम का गांव है ये मेरठ में है, मतलब मेरठ के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से ये शुरू होता है। और द एक्सप्रेसवे विल एक्सटेंड टिल नियर द जूडापुर दांडू विलेज। ये जूडापुर दांडू विलेज कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है, तो वहाँ तक, मतलब उसके पास तक ये जाएगा। तो शुरू कहाँ से होता है? तो ये बिजौली नाम का गांव है जो कि मेरठ में पड़ता है, और प्रयागराज का जो जूडापुर दांडू विलेज है इसे दांडू विलेज भी कहा जाता है, तो वहाँ तक ये जाएगा। लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू, अब कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गंगा एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू मेरठ, हापुड़, ध्यान दीजिएगा, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। मतलब मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा, तो बीच बीच में कहाँ कहाँ से वो गुजर रहा है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहाँ देखिए, इट विल बिकम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश। जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा उत्तर प्रदेश का, कनेक्टिंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ एरियाज, मतलब एरिया ऑफ स्टेट्स। और 3.5 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप फॉर असिस्टिंग इमरजेंसी टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरफोर्स प्लेन विल आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द एक्सप्रेसवे इन शाहजहांपुर। मतलब शाहजहांपुर में ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबा जो एयर स्ट्रिप है इसको भी डेवलप किया जाएगा, ताकि जो एयरफोर्स के विमान हैं वो वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। और साथ में ये भी कहा गया कि एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज आल्सो प्रपोज टू बी बिल्ट अलॉन्ग द एक्सप्रेसवे। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी यहाँ ध्यान रखा गया है, तो उसके लिए कॉरिडोर यहाँ डेवलप किया जाएगा। इतनी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लेते हैं, जो कि एक और अवसंरचना विकास है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ऑन 13 दिसंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिए ये पहला फेज है, मतलब अभी और बहुत सारे इसमें फेज आने बाकी। तो फर्स्ट फेज ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अमाउंट फॉर द फर्स्ट फेज इज अबाउट 339 करोड़। मतलब पहले फेज का इतना लागत लगेगा, यहाँ लागत भी आपको पता होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट इज नाउ स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ अबाउट 5 लाख स्क्वायर फीट। इसका जो दायरा है उसे आपने देखा। अंडर द फर्स्ट फेज 23 बिल्डिंग्स वर इनॉग्रेटेड। मतलब पहले फेज के अंतर्गत 23 जो बिल्डिंग है उनका इनॉग्रेशन किया गया। तो इसमें जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं। तो यहाँ सांस्कृतिक संध्या का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और ये आयोजन जो है
तो ये जो सांस्कृतिक संध्या आप देख रहे हैं, इसका आयोजन या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वाला जो महाप्रोग्राम है उसके अंतर्गत किया गया है। अब ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव या अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी सांस्कृतिक संध्या वाज ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली। अब यहाँ ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया गया था एट द ओल्ड फोर्ट ऑन मथुरा रोड। जो मथुरा रोड पे ओल्ड फोर्ट है यानी पुराना किला है वहाँ पर। द सांस्कृतिक संध्या वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी जी। और इन दिस 175 आर्टिस्ट फ्रॉम, यहाँ देखिए जो आर्टिस्ट हैं उनकी संख्या 175 आर्टिस्ट फ्रॉम 25 स्टेट्स गेव परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग चरकुला एंड कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो दो फेमस नृत्य हैं चरकुला और कथक, उनका भी इसमें प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ वेस्टलैंड टू वेटलैंड प्रोजेक्ट है, मतलब जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको संरक्षण देना और जो कचरे में डूबी हुई आर्द्र भूमियाँ हैं उनको उबारना, ये इसका मेन पर्पज है। तो ऑन द लाइन ऑफ वेस्टलैंड टू वेटलैंड प्रोजेक्ट द डंपिंग यार्ड ऑफ नोएडा सेक्टर 54 इज बीन प्रिपेयर्ड एज अ बीच। इसे एक बीच के तौर पर डेवलप किया जाएगा। वेब टेक्नोलॉजी विल यूज लाइक अ वाटर पार्क इन द पॉन्ड बिल्ड हियर, मतलब यहाँ जो वेब टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा जैसा वाटर पार्क में इस्तेमाल होती है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन इटसेल्फ इन उत्तर प्रदेश। इस प्रकार का ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इससे पहले कभी हुआ नहीं था, तो ये नया प्रयोग है। सफल होता है तो और स्थानों पर भी होगा, इसका ये लक्षण है। और साथ में ये कहा गया कि वेयर द वेटलैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पेक्टेकुलर बीच, मतलब यहाँ वेटलैंड को पूरी तरह से एक भव्य बीच में तब्दील कर दिया जाए, यानी वहाँ पे एक पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित हो जाएगी। वो सुंदर स्थल के तौर पर विकसित होगा तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो ये अपने आप में एक पहला एक्सपेरिमेंट। साथ में ये कहा गया, अब इसकी लागत वगैरह देख लेते हैं। तो द प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन 25 एकड़ एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नोएडा अथॉरिटी। इसका इम्प्लीमेंटेशन कर कौन रहा है, तो नोएडा अथॉरिटी कर रही। द वेस्टलैंड टू वेटलैंड प्रोजेक्ट इन नोएडा वाज अवार्डेड द बेस्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये बड़ी चीज़ है। अवार्ड इन द ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट कैटेगरी ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2019। 2019 का जो स्मार्ट सिटी अवार्ड था उसमें ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया था बेस्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, अलग अलग करके स्टेटमेंट आपको दिए जा सकते हैं। तो गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। व्हाट इज़ वेटलैंड्स, तो वेटलैंड होते क्या हैं ये बताना वैसे ज़रूरी तो नहीं है, आप जानते ही हैं। तो वेटलैंड जो होते हैं ये वेट या स्वैम्पी एरिया होते हैं जो कि वाटर सेचुरेशन अपने अंदर रखते हैं और ये अर्थ की या प्रकृति की किडनी के तौर पे देखे जाते हैं। मतलब जैसे किडनियाँ पानी को फिल्टर करती हैं, मतलब रक्त को फिल्टर करती हैं और उसमें से अशुद्धियों को बाहर करती हैं और बाकी जो शुद्ध रक्त है उसे सप्लाई देती हैं उसकी, तो ठीक वही काम यहाँ पर ये वेटलैंड्स करते हैं। गंदे पानी को ये अपने अंदर धारण करते हैं और उसके बाद फिल्टर करते हैं, जो प्योर वाटर होता है उसको ग्राउंड वाटर में ले जाके स्टोर करवाते हैं, मतलब रिचार्ज करते हैं, और बाकी अशुद्धियाँ इनके अंदर फंस कर रह जाती हैं। तो ये जल स्तर को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जलीय पक्षी और जितने जीव जंतु हैं उनको ये ठिकाना देते हैं। तो इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को देख लेते हैं जो कि हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ पर बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 28 दिसंबर 2021 इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस ऑफ कानपुर। ये आपने देखा, इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस ऑफ कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये तारीख है 28 दिसंबर 2021 की और ये पहला फेज़ है, अभी इसमें कई सारे फेज़ आने बाकी हैं। साथ में ये बताया गया कि दिस फर्स्ट फेज़ ऑफ मेट्रो इज़ 9 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो पहला फेज़ है मेट्रो का ये 9 किलोमीटर लंबा होगा फ्रॉम IIT कानपुर टू मोती झील, मतलब इसकी लंबाई जो है वो 9 किलोमीटर है। IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक ये विस्तृत है। द इंटायर लेंथ ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, मतलब पूरी लंबाई कितनी होगी, तो फर्स्ट फेज़ की लंबाई है, टोटल लंबाई जो है वो 32 किलोमीटर होगी। The central government has approved the Kanpur Metro project on 28 February 2019 with an estimated cost of over 11,000 crore and a time frame, यहाँ आप देखिए, and a time frame of 5 years। इसमें जो टाइम फ्रेम फिक्स किया गया था वो 5 ईयर्स का था, मतलब 5 वर्षों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। लागत आप देख रहे हैं ये अनुमानित लागत है। द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी EIB हैज़ आल्सो प्रपोज्ड अ लोन ऑफ 650 यूरो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 650 मिलियन यूरो फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब 650 मिलियन यूरो जो है इतने का लोन यहाँ पे प्रपोजल मिला है। और ये देने वाली संस्था कौन सी है, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। इतना हमने देखा, और भी चीज़ें इसमें हैं कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में। तो कानपुर मेट्रो इज गोइंग टू बी फास्टेस्ट build metro project in the country. Chief Minister Yogi Adityanath started the construction work of Kanpur Metro project on 15 November 2019 and the trial run took place on 9 km IIT to Moti Jheel priority corridor on 10 November 2021. मतलब बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो गया है। तो इसका जो समय है उसे आप देख रहे हैं, 15 नवंबर 2019 में ये इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 10 नवंबर 2021 को इसका पहला फेज जो है उसका उद्घाटन करने की नौबत आ गई। तो इज लेस देन 2 ईयर्स, मतलब ये 2 वर्ष से भी ज़्यादा कम समय इसमें लगा है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ को देख लेते हैं। तो फाउंडेशन स्टोन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड 10 सेंटर एंड ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ DRDO इन लखनऊ। ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह laid the foundation stone for defense technology and test center and BrahMos manufacturing center established by Defense Research and Development Organization DRDO in लखनऊ। तो लखनऊ में इसका इनॉग्रेशन किया गया और कब किया गया? तो 26 दिसंबर 2021 एट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर, जिसे DTTC कहा जाता है, ओवर अप्रॉक्सीमेटली 22 एकड़ इज बीइंग सेटअप टू एक्सिलरेट द ग्रोथ ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे कि UPDIC कहा जाता है। इट विल कॉन्सिस्ट फॉर, यहाँ देखिएगा, इट विल कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग 6 सब सेंटर्स। इसमें 6 जो है वो सब सेंटर्स हैं। मेन सेंटर तो आपने देखा कौन कौन से हैं, तो पहला आप देख रहे हैं, इसमें एक एक करके देखिएगा। डीप टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है। दूसरा जो है वो डिज़ाइन एंड सिमुलेशन सेंटर है। तीसरा वाला जो है वो टेस्टिंग और इवेल्युएशन सेंटर है। और चौथा वाला आप देख रहे हैं सेंटर फॉर इंडस्ट्री है, जबकि डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ये भी है। साथ में छठवां वाला और लास्ट जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है। तो इतने हैं इसमें, जो 6 आपने देखे टोटल सब सेंटर्स। साथ में ये बताया गया कि द ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अनाउंस बाई ब्रह्मोस एरोस्पेस इन अ मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी इन द लखनऊ नोड ऑफ UPDIC। इट विल बी कवर ओवर 200 एरियाज, माफ कीजिएगा 200 एकड़ एंड प्रोड्यूस अ न्यू, मतलब यहाँ मामला क्या है उसको देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि इट विल कवर ओवर 200 एकड़ एंड प्रोड्यूस द न्यू ब्रह्मोस NG। यहाँ पे आप देखें NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट, विच कैरीज फॉरवर्ड द लाइनेज ऑफ ब्रह्मोस वेपन सिस्टम। ये आगे की कड़ी होगी, मतलब आगे जो न्यू नेक्स्ट जनरेशन है उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। और दिस न्यू सेंटर वुड बी रेडी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर, मतलब 2 से 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। एंड विल कमेंस प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 80 to 100 ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर ईयर। मतलब जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है नेक्स्ट जनरेशन वाली, तो वो 80 से लेकर 100 हर वर्ष हम उत्पादन कर सकेंगे अगर ये स्थापित हो जाता है या बनकर तैयार हो जाता है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। तो ये हैदरपुर वेटलैंड की चर्चा हो रही है, और ये हैदरपुर वेटलैंड है कहाँ पे? तो UP में है और ये बिजनौर में पड़ेगा। एज अ मैन मेड वेटलैंड ऑफ अबाउट 6,908 हेक्टेयर रिकॉग्नाइज एट 47th रामसर साइट ऑफ इंडिया एंड 19th, ये ध्यान दीजिए कि 47th ये रामसर साइट है कहाँ की? भारत की। और 9th रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ये 9वीं है। तो यहाँ आपने देखा, और दिस वेटलैंड इज लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, मतलब जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की है उसकी सीमाओं के अंदर ये स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड इज अ मैन मेड लेक विच वॉज फॉर्म इन ईयर 1984. The biodiversity has attract birds, exotic birds reach here by crossing the hill of Mongolia. मंगोलिया की पहाड़ियों को पार करते हुए जो प्रवासी पक्षी हैं, एक्जोटिक बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना प्रवास करते हैं, मतलब यहाँ कुछ समय अपना बिताते हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र है जलीय पक्षियों के, और वेटलैंड बनने के लिए ये शर्त होनी चाहिए। इसके साथ आप देखें कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ उसके बारे में खास बात क्या है? ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी 2022, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, आप जानते हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन संत कबीर नगर इन उत्तर प्रदेश एंड खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात वर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। इन दोनों को, एक तो गुजरात वाली है खिजाड़िया और दूसरी आप बखीरा को देख ही रहे हैं। यूपी वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात वाली साथ में है इसलिए उसको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात वर डिक्लेयर एज रामसर साइट। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द 48th रामसर साइट इन इंडिया। ये 48वीं रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर हुई है एंड 10th रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की ये 10वीं रामसर साइट है। 9वीं कौन सी है अभी हमने पीछे देखा है, तो ये एक क्रम से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसके बाद आप आगे देखें, मतलब आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उनमें आने की प्रबल संभावना है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोवाइड ए सेल्फ एंड फेवरेबल विंटर हैबिटेट, जो सर्दी का आवास होता है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एशियन बर्ड स्पीशीज। सर्दी में जब बर्फ जम जाती है और उनका जो मूल ठिकाना है वो एकदम से भोजन पानी से अभावग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे में ये वहाँ से प्रवास कर जाते हैं और माइग्रेट करके इस एरिया में आते हैं। नाउ द प्रेजेंट नंबर ऑफ रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश हैज़ इंक्रीज, और इनका नंबर बढ़कर कितना हो गया है, तो टोटल 10 हो गया है। 10 कौन कौन से हैं, तो अपर गंगा रिवर है, ये ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेंच तक का, मतलब ब्रिज घाट से लेकर नरोरा स्ट्रेंच तक इसका विस्तार है। उसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है जो कि उन्नाव में है, सांडी है ये आपका हरदोई में है, समसपुर आपका ये रायबरेली में है, समन बर्ड सेंचुरी ये मैनपुरी में पड़ेगा। इसके अलावा पार्वती अरंगा है, ये गोंडा में पड़ेगा। सरसई नवार ये लेक है असल में, तो इटावा में है। साथ में सुर सरोवर लेक या इसको कीथम लेक भी कहा जाता है, ये आगरा की है। हैदरपुर वेटलैंड को आपने देखा ही और बखीरा को देखा ही। तो इस प्रकार से टोटल अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है।
साथ में अब अगला वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 9,600 करोड़ इनॉग्रेटेड इन गोरखपुर। गोरखपुर में इनॉग्रेशन हुआ है किस किस चीज़ का? तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट and worth more than 9,600 crore to the nation in गोरखपुर on 7 दिसंबर 2021। 7 दिसंबर 2021 को ये राष्ट्र को समर्पित किया गया और करीब 9,600 करोड़ की ये टोटल जो डेवलपमेंट की परियोजनाएं हैं इन्हें आप यहाँ देखेंगे। ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर विल डेडिकेट टू द नेशन गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट whose foundation stone was laid by him on 22 जुलाई 2016। मतलब ये इन्हीं के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 22 जुलाई 2016 को, और लेइंग शट फॉर मोर देन 30 ईयर। और ये काफ़ी समय से बंद था, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा समय से ये बंद था। इसकी चर्चा अभी हमने पीछे की है, तो यहाँ उसी चीज़ को थोड़ा अलग ढंग से हम देख रहे हैं। और इट हैज़ बीन रिवाइव एंड बिल्ट एट द कॉस्ट अराउंड 8,600 करोड़। इसको फिर से रिवाइव किया गया, इसकी कॉस्ट जो आई है फिर से बनाने में वो 8,600 करोड़ है। The driving force behind the revival of fertilizer plant is the vision of Prime Minister to achieve self-sufficiency in production of urea। मतलब यूरिया के मामले में हम self-sufficiency हासिल कर सके, ये मोदी जी का लक्ष्य था, तो उसको प्राप्त करने की दिशा में ये कदम है। The गोरखपुर plant will make available 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम इंडिजीनियस नीम कोटेड यूरिया प्रोडक्शन। मतलब नीम कोटेड यूरिया का जो प्रोडक्शन है उसकी मात्रा आप देख रहे हैं ये कितनी है, 12.7 MLT है। इतना उत्पादन ये उपलब्ध कराएगा। और प्राइम मिनिस्टर आल्सो डेडिकेटेड टू द नेशन द फुली फंक्शन कॉम्प्लेक्स ऑफ एम्स गोरखपुर which has been built at cost over 1,000 crore। The foundation stone for complex was laid by the Prime Minister on 22 जुलाई 2016। इसकी भी फाउंडेशन रखी गई थी 22 जुलाई 2016 को। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसकी स्थापना करने वाला जो मदर प्लान है वो कौन सा है? तो ये मदर प्लान है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, थ्रू विच इंस्टीट्यूट आर बीइंग सेटअप एज पर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर। जो टर्शियरी लेवल का हेल्थ केयर है वहाँ पे जो इम्बैलेंस है उसको मेंटेन करना, मतलब उसे बैलेंस कंडीशन में ले आना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन था। तो उसी की दिशा में ये कदम है। और इसका जो मास्टर प्लान या मदर प्लान है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का है। इसकी शुरुआत मतलब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 22 जुलाई 2016 को। इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये गोरखपुर वाला मामला हो गया, मतलब 9,600 करोड़ का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट का, उसे हमने देखा। इसके साथ ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है गोरखपुर में। और यहाँ ये बताया गया कि दिस सेंटर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन टैकलिंग द चैलेंजेस ऑफ जापानी इंसेफेलाइटिस। जो गोरखपुर में बड़े पैमाने पर जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है इसके मामले देखने के लिए मिलते हैं। तो उन पर नियंत्रण करने के लिए या निजात पाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। द न्यू बिल्डिंग विथ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी विल ओपन न्यू हॉरिजन of research in area of communicable and non-communicable diseases as well as help in capacity building and provide support to other medicine institute of the region। मतलब यहाँ कई सारे उद्देश्य इसकी स्थापना से पूरे हो जाते हैं। तो इसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। मेन पर्पस तो वो जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटना है। उसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं उन पर नियंत्रण करना और उस दिशा में मदद करना, ये भी इसका मेन पर्पस है। इतना हमने देखा। इसके बाद केन बेतवा इंटरलिंकिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, ये रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट जो है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। ये पुराना मामला है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चर्चा इस पर हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ऑन 8 दिसंबर 2021। मतलब यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये जो रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है इसको परमिशन प्राप्त हुई थी 8 दिसंबर 2021 को। इसे आपने देखा। द टोटल कॉस्ट ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हैज़ बीन असेस्ड एट 44,605 करोड़ एट 2020-21 प्राइस लेवल। मतलब यहाँ जो 2020 से 21 का प्राइस लेवल है उसमें इसकी जो लागत है, मतलब अभी अनुमानित लागत है, वो 44,605 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव सेंटर सपोर्ट ऑफ 39,317 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट कवरिंग ग्रांट ऑफ 36,290 करोड़ एंड लोन ऑफ 3,027 करोड़। मतलब इसमें 3,027 करोड़ का लोन भी है। तो इतना पूरा इसका अमाउंट है, ज़बरदस्त अमाउंट है। इसे आपने देखा। द प्रोजेक्ट विल पेव द वे फॉर मोर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड आल्सो शोकेस टू द वर्ल्ड आवर इंजेन्युइटी एंड विजन। मतलब यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि जो ये लिंकेज प्रोजेक्ट है अगर ये सफल हो जाता है तो बाकी जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं उनको भी यहाँ दिशा प्राप्त होगी। मतलब वो आगे इस दिशा में जोड़े जा सकते हैं। जहाँ पानी की पहुँच नहीं है वहाँ वाटर सप्लाई देना, मतलब जितना भी वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल वहाँ किया जा सकता है या यूटिलाइजेशन उसका किया जा सकता है वो सब करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। हालांकि इससे नदियों का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। मतलब ये एक तरह से नेचर के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को इससे फ़ायदा पहुँचता है तो मनुष्य इस दिशा में अपना काम करता है।
तो इसे हमने देखा, साथ में विश्व को हमारी काबिलियत का परिचय भी प्राप्त होगा, ये भी एक बड़ी बात है। दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा रिवर। अब इसमें केन नदी जो है वहाँ से बेतवा रिवर में वाटर ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दूधन डैम, माफ़ कीजिएगा दाऊधाम डैम। मतलब जो दाऊधाम डैम है उसका निर्माण किया जाएगा और उसके जरिए जो केन का पानी है वो बेतवा में भेजा जाएगा। और दोनों नदियों को जोड़ने वाली जो कैनाल होगी, मतलब लोअर उर प्रोजेक्ट जो है, इसके अलावा कोठा बैराज है, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इसके जरिए इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इससे करीब 10.62 लाख हेक्टेयर का जो पूरा एरिया है उसमें एनुअल इरिगेशन का काम हो सकेगा और करीब 62 लाख की जो पॉपुलेशन है उसको ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, मतलब पीने का पानी मिल सकेगा। करीब 103 मेगावाट की जो पन बिजली परियोजना है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका भी यहाँ काम हो सकेगा, मतलब इतना इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सकेगा। साथ में 27 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है उसको जनरेट किया जा सकेगा। साथ में परियोजना को जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ 8 वर्ष में पूरा तैयार करने का यहाँ मास्टर प्लान रखा गया है, मतलब 8 वर्ष में इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा, बनाकर सक्रिय कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इतना आसान नहीं है नदियों को जोड़ना, लेकिन बहुत ही सीमित समय में इसे तैयार करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है, इसे हमने देखा। इसके साथ ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पानी की कमी से जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वो जूझता रहता है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और पूरा इलाका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, मतलब बुंदेलखंड को आप जानते हैं कि सिर्फ ये यूपी में नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एमपी में भी है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी लाभ मिलेगा, जैसे कि पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के वो इससे लाभ लेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करेंगे। तो ये रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है तो फ़ायदेमंद, लेकिन अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सफल होगा या नहीं होगा। तो इतना हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ये भी नहर मतलब कैनाल प्रोजेक्ट ही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट एट बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। इसे हमने पीछे देखा है, इसमें नदियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप ध्यान दीजिएगा। तो 11 दिसंबर 2021 की तारीख में इसका इनॉग्रेशन किया गया। और सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट विद द टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 9,800 करोड़, आउट ऑफ विच मोर देन 4,600 करोड़ वॉज प्रोविजन इन लास्ट 4 ईयर्स। ये अमाउंट याद रखिएगा। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व इंटरलिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। तो ये हमने देखा, द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड एश्योर्ड वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ ओवर 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड बेनिफिट अबाउट 29 लाख फार्मर्स ऑफ ओवर 6,200 विलेजेस। मतलब यहाँ जो बड़ी संख्या में किसान हैं, करीब 29 लाख किसान हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नदियों के जुड़ने से पानी मिल सकेगा। तो ये कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ इट विल बेनिफिट 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये 9 डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के हैं उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा, जैसे कि बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ये इससे लाभान्वित होंगे। द फार्मर्स ऑफ द रीजन हु वर द रोस्ट सफरर्स, यहाँ हमने देखा रोस्ट सफरर्स ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले इन द प्रोजेक्ट विल नाउ इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम द अपग्रेडेड इरिगेशन पोटेंशियल। ये एक बड़ी चीज़ है। और दे विल नाउ बी एबल टू ग्रो क्रॉप ऑन द लार्ज स्केल एंड मैक्सिमाइज द एग्री पोटेंशियल ऑफ द रीजन। तो बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन होगा। निश्चित रूप से पानी की सुविधा अगर उपलब्ध होगी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, तो फसल तो पैदा होगी। इसमें नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, टोटल जो अमाउंट है वो याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला वाला जो हमारा इसमें टॉपिक है उसे देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ देखिए, इसमें हमें देखना क्या है, ये बीना जो है ये एमपी का है और पनकी जो है यूपी का है। तो यहाँ का मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट है, इसे हम देखने जा रहे हैं। द मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन फ्रॉम बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश टू POL टर्मिनल एट पनकी, कानपुर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 28 दिसंबर 2021। 356 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 3.45 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो ये 3.45 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की है। दिस प्रोजेक्ट आल्सो इंक्लूड एग्यूमेंटेशन ऑफ टैंकेज कैपेसिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लोडिंग गैंट्री एट पनकी POL टर्मिनल। जो रेल लोडिंग गैंट्री है ये पनकी POL टर्मिनल पे इसका यहाँ पे एग्यूमेंटेशन होगा। मतलब इसमें ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है और साथ में इसका जो उद्देश्य है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ 1,524 करोड़ और उसमें से 1,227 करोड़ जो है ये यूपी के लिए और 297 करोड़ जो है वो MP के लिए इसमें आवंटित किया गया है।
प्रोजेक्ट विल कवर 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर देहात और कानपुर नगर, मतलब ओवरऑल पूरा कानपुर। और 2 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, सागर और टीकमगढ़। इसे हमने देखा। तो ये था आपका बीना और पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसमें बीना जो है वो मध्य प्रदेश का है और पनकी जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, अब वन लाइनर जो करंट अफेयर का डाटा है उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने पैराग्राफ वाले करंट अफेयर देखे हैं। वन लाइनर में ये है कि अब एक जो लाइन है, मतलब एक स्टेटमेंट जो है वो अगले वाले पॉइंट से मैच नहीं करेगा, सब अलग अलग है। तो यहाँ ऑन 26 जनवरी 2022, मतलब ऑन ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे, अ टोटल ऑफ 79 पुलिसमैन ऑफ उत्तर प्रदेश वर अवार्डेड गैलेंट्री मेडल, सेवा मेडल जिन्हें कहा जाता है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PMG वाज अवार्डेड टू प्रशांत कुमार। यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। मतलब 26 जनवरी का जो अवसर था, यानी गणतंत्र दिवस का अवसर था, उस पर टोटल 79 पुलिसमैन जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, मतलब गैलेंट्री मेडल्स दिए गए और पुलिस मेडल दिए गए। अब इसमें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये PMG अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? तो प्रशांत कुमार जी को दिया गया है। और ADG लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये हैं कौन? प्रशांत कुमार जी कौन है? ये ADG लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा प्रेसिडेंट का जो पुलिस मेडल है ये दिया गया है 5 पुलिसकर्मियों को, जिसमें कि विजय प्रकाश है और श्रीपति मिश्रा है, सुशील पांडे हैं, इसके अलावा मिश्रीलाल शुक्ला है और किशन चंद्र मिश्रा है। इनके नाम आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, वन लाइनर करंट अफेयर में पहला ही डाटा है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मतलब पुलिस पदक किसको किसको मिला है, इससे पीछे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले डाटा को देखते हैं। 3 चिल्ड्रन ऑफ उत्तर प्रदेश वर हॉनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। इसमें आप बच्चों के नाम देख लीजिए। अभिनव कुमार चौधरी इन सोशल सर्विस, यहाँ बच्चों के नाम में आप देखें, अभिनव कुमार चौधरी इन सोशल सर्विस। चंद्रधारी सिंह जो है ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में और GR राय भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो 5 बच्चे हैं उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें व्योम आहूजा, ये आर्ट और कल्चर वाला जो सेगमेंट है उसमें, मतलब आर्ट एंड कल्चर की जो फील्ड है उसमें इन्हें अवार्ड मिला है। कुंवर दिव्यांश सिंह जो है इन्हें वीरता के लिए दिया गया है। चिराग भंसाली को इनोवेशन के लिए दिया गया है। मोहम्मद शोएब जो है इन्हें एजुकेशन की फील्ड में मिला है और मोहम्मद रफ़ी को स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया गया है। PM मोदी के द्वारा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना जो है, मतलब नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो है, इसके अंडर में IIT कानपुर के द्वारा डेवलप की गई जो ब्लॉकचेन संचालित टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके RBP इसको कहा जाता है। ये PMRBP 2021 और 22 के 61 विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देने का काम किया गया है। मतलब इसमें 61 टोटल विनर्स थे जिनको कि डिजिटली सर्टिफिकेट दिए गए हैं। 22 जनवरी 2022 को देश भर में टॉप 10 जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट जारी की गई थी और ये जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें बनारस जो है वो 3rd पोजीशन पे है। और चिंता की बात यह है कि यूपी के इसमें 9 शहर शामिल हैं। टॉप 10 में 9 जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से हैं? तो आप देखें कि घाटमपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है। जौनपुर इसमें दूसरे स्थान पर है। तो जौनपुर है, वाराणसी है, इसके अलावा सीतापुर, मड़ियाहूँ, उन्नाव, नानापारा, पटना, इसके अलावा अकबरपुर, कानपुर, ये सब शामिल हैं इसमें। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद आगे चलते हैं। फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज के बारे में इसमें बात है क्योंकि इनका देहावसान हो गया 17 जनवरी 2022 को और ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था लखनऊ में। लखनऊ के ये मूल बाशिंदे थे और देश का जो दूसरा सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण अवार्ड, वो इन्हें दिया गया था। और ये अपने शिष्यों के बीच में या जो इनको मानने वाले इनके फैंस और फॉलोअर्स थे उनके बीच में पंडित जी या महाराज जी के नाम से जाने जाते थे। तो भारत के जो शिरोमणि कलाकार हैं उसमें से ये एक थे। इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो ये एनुअल कन्वोकेशन था मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MNIT का, ये इलाहाबाद में है। तो 2021 वाला जो इसमें संस्करण था इसे आप देख रहे हैं, ये हेल्ड किया गया था 18 जनवरी को और इसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसकी विशेषता ये है कि वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार जो है वो इसमें चीफ गेस्ट थे इस पूरे इवेंट के। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसमें बताया गया कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद मतलब प्रयागराज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिंथेटिक बास्केटबॉल एंड लॉन टेनिस कोर्ट नेम कोड 87 आफ्टर डोनर बैच एंड रिनोवेटेड गर्ल्स एंड बॉयज जिम्स वर इनॉग्रेटेड। मतलब इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, ये एक बड़ी बात है। और 16 जनवरी 2022 की ये तारीख है। बाई प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी, डायरेक्टर MNIT इलाहाबाद एंड प्रेसिडेंट ऑफ MNIT एलुमनी एसोसिएशन, जिसे कि माँ कहा जाता है MAA मतलब शॉर्टकट में। और साथ में एक चीज़ और है कि ऑन दिस ओकेशन द गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि इतना डीप जाकर नहीं पूछा जाता है जो वन लाइनर होते हैं उसमें या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें चुने गए थे श्री राज दुबे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एल्यूमिनस ऑफ 1987 मैकेनिकल बैच, मतलब वो यहीं से पढ़कर पास आउट हुए हैं। तो 1987 का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैच था वहाँ से वो पास आउट हुए थे। तो वो इसमें क्या थे? गेस्ट ऑफ ऑनर थे।
इन्हें हमने देखा, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के जो कार्यकारी संपादक थे, इनका नाम था, ये सीनियर जर्नलिस्ट थे, इनका नाम यहाँ देख रहे हैं आप, कमाल खान। तो 14 जनवरी 2022 को इनका देहावसान हो गया और रामनाथ गोयनका अवार्ड और राष्ट्रपति के द्वारा जो गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड है उससे इन्हें नवाजा गया था पत्रकारिता के लिए, और इनका देहावसान हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये वाला टॉपिक हमने देखा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस वाला जो सेक्टर है उसमें इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसके लिए ई गवर्नेंस के सेक्टर में 5 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें से 2 जो है वो हायर एजुकेशन की फील्ड में दिए गए हैं। और ये जो अवार्ड है ये 23 जनवरी 2022 को जो MNIT प्रयागराज है वहाँ पे एक समारोह के अंतर दिए गए थे। मुख्यमंत्री के लिए यूपी दर्पण डैशबोर्ड जो है इसको उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया था, और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको नया कॉलेज या नए कोर्स शुरू करने के लिए जो ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था उसके लिए गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। तो ये बड़ी चीज़ है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज़ गॉट द फर्स्ट प्राइज इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2020। ये एक बड़ी चीज़ है यूपी के लिए, ये हम देख रहे हैं। दिस ईयर इन द डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी नॉर्थ जोन द अवार्ड वाज गिवन टू मुजफ्फरनगर। यहाँ नॉर्थ जोन वाला जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी का अवार्ड था वो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। और वाइल बलुआ ऑफ वाराणसी वॉन द अवार्ड ऑफ बेस्ट ग्राम पंचायत नॉर्थ जोन। और नॉर्थ जोन की बेस्ट ग्राम पंचायत का जो अवार्ड है वो बलुआ नाम के गाँव को दिया गया जो कि वाराणसी जिले में पड़ता है, ये हमने देखा। द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ डाइवर्स एरिया। ये वाला जो करंट अफेयर है ना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल हर्ट बनाने का जो काम है वो किया जाएगा, तो ये पता होना चाहिए कि किसके सौजन्य से हो रहा है। तो यहाँ वही बताया गया है कि द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और IIT कानपुर का ये जो है अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च इन डाइवर्स एरिया ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस द लॉन्च ऑफ हृदय यंत्र। ये हृदय यंत्र की लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की गई है। और ये है क्या, अ ग्रांड चैलेंज बेस्ड प्रोग्राम है ये टू डेवलप द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसे विकसित करना, और ये अपने आप में सच में चैलेंजिंग है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आप देख रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जो है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेड किया ऑफ एन एंटी टेररिज्म स्क्वाड। मतलब जो ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है उसे कहा जाता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, और ये देवबंद में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। मतलब ATS के बारे में आप जानते ही हैं, तो इसका जो कमांडो बेस है या कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वो देवबंद में उद्घाटित होता है इनके द्वारा 4 जनवरी 2022 को। देवबंद कहाँ पे है, तो ये सहारनपुर जिले में है। Along with this, Chief Minister inaugurated and laid the foundation stone of 112 development project worth 199 करोड़ in सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसी पूरे कार्यक्रम के चलते और भी छोटी बड़ी कई सारी जो परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के, उनका यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो टोटल 112 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनका इनॉग्रेशन यहाँ पर होता है। लागत भी आप देख सकते हैं 199 करोड़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट को देखते हैं। ऑन 2 जनवरी 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन सलवा विलेज ऑफ सरधना तहसील एरिया इन मेरठ। मेरठ की जो सरधना तहसील है वहाँ का जो सलवा विलेज है वहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन को लेड किया गया 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दिस विल बी द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। द यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ 700 करोड़ एंड विल कवर एन एरिया ऑफ 91.38 करोड़। तो इसका जो कॉस्ट है और जो एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगला वाला टॉपिक, इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज़ बीन सेटअप इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। इट हैज़ आल्सो माफ़ कीजिएगा, इट हैज़ ऑल द एडवांस इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। इसके पास सारे अच्छे खासे इक्विपमेंट्स होंगे, तो इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। द सेटअप विल बी इम्प्रूव इंडियाज़ मेडल प्रॉस्पेक्ट्स एट द 2024 पैरालंपिक्स टू बी हेल्ड इन पेरिस फ्रांस एट स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। तो फ्रांस में आयोजित होने वाला जो पैरालंपिक है 2024 का, उसमें भारत का प्रदर्शन इससे सुधरेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। साथ में ये भी है कि बैडमिंटन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च बाय द हेड नेशनल कोच ऑफ द इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम गौरव खन्ना इन एसोसिएशन विथ एजीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ जो एजीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस है उसके एसोसिएशन के साथ इसका इनॉग्रेशन किया गया है, मतलब इसकी जो नींव है उसे रखा गया है। तो इससे भारत का मेडल के क्षेत्र में प्रदर्शन सुधरेगा, ऐसा माना जा रहा है। रिसेंटली 10th सेंचुरी गोट हेडेड योगिनी आइडल, मतलब ये योगिनी की मूर्ति है, मतलब योग मुद्रा वाली एक महिला की मूर्ति है जिसके सिर पर बकरी का सिर लगा हुआ है, मतलब इंसान का सिर नहीं है, बकरी का सिर है, और ये 10वीं शताब्दी की मानी गई है। तो हैड बीन इलीगली रिमूव फ्रॉम द टेम्पल इन लोखरी उत्तर प्रदेश, मतलब लोखरी नाम का जो जगह है वहाँ पे एक मंदिर से इसको अवैध तरीके से निकाल लिया गया था। अभी इसको फिर से रिटर्न किया गया है इंडिया को, और द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन अनाउंस द रिकवरी एंड
रिपैट्रिएशन ऑफ द इलीगली रिमूव आइडल फ्रॉम द टेम्पल इन लोखरी अनाउंस इन 1980। तो ये घोषणा की गई है, मतलब ये मूर्ति अब फिर से भारत को वापस मिल जाएगी और ये 10वीं शताब्दी की है, मतलब काफ़ी प्राचीन। इसके साथ आप देखें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये जो है मतलब इसे IGRUA कहा जाता है शॉर्टकट में, सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 19,000, ये ध्यान दीजिए 19,000 फ्लाइंग आवर्स इन 2022, माफ़ कीजिएगा 2021, मतलब 2021 में 19,000 घंटे का जो फ्लाइंग रिकॉर्ड है, मतलब फ्लाइंग आवर का रिकॉर्ड है, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ने बनाया है। मतलब ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इससे पहले 11,641 मतलब 11,641 फ्लाइंग आवर का जो रिकॉर्ड था वो 2020 वाला जो समय था, यानी उससे पीछे का जो एक साल था उसमें बनाया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी वॉज एस्टैब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 एट फुरसतगंज एयरफील्ड प्रेजेंटली इन अमेठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो वेन्यू है, मतलब लोकेशन है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें बताया गया कि यूपी के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिसंबर 2021 का जो समय था उसमें सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ ज्वाइंटली राज्य में 8 नए जो 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनका इनॉग्रेशन किया। और 8 नए जो आयुष हॉस्पिटल हैं ये देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, मगहर मतलब संत कबीर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, यहाँ पे लोकेट करते हैं। मतलब इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और करीब 72 करोड़ रुपए की जो लागत है, मतलब ये एक ज्वाइंट अमाउंट है, तो इसमें इन्हें डेवलप किया गया है, मतलब इनका पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके बाद आप देखें कि 26 दिसंबर 2021 की तारीख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब DRDO जो है उसके द्वारा एस्टैब्लिश किए जाने वाले रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र, जिसे कि DTTC कहा जाता है, मतलब ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग सेंटर है, तो इसके बारे में कहा गया है कि इसकी आधारशिला रखी गई। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको लेट किया गया। और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए करीब 22 एकड़ का जो पूरा दायरा है उसमें अपनी तरह का ये पहला DTTC सेंटर है। मतलब DTTC सेंटर जो है इसे यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और ये 22 एकड़ का जो दायरा है वहाँ तक पूरा फैला होगा। तो इससे जो विनिर्माण कार्य है, मतलब विनिर्माण क्लस्टर है, उसके डेवलपमेंट में तेजी आएगी। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देखें कि चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC जिसे कहा जाता है, श्री विनय कुमार सक्सेना लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन एट विलेज सिरोरा इन गाजियाबाद। ये जो सिरोरा विलेज है गाजियाबाद का, यहाँ पे हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है KVIC के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा, और 7 जनवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया, मतलब हरी झंडी दिखाई गई। और दिस मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट कैन प्रोसेस अप 300 kg हनी इन 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे में ये करीब 300 किलो शहद का प्रोसेसिंग कर सकता है। तो ये एक मैटर है। इसके बाद आप देखें द W ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज एडजस्ट द बेस्ड ऑन ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2022। और इसमें जो थीम वाक्य था वो क्या था? तो थीम वाक्य था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद, यही इसका हेड था। और काशी विश्वनाथ धाम को भी इसमें मेन जो थीम है उसके तौर पे रखा गया था। मतलब हर कार्यक्रम की, हर चीज़ की अपनी एक थीम होती है, तो यहाँ पे थीम के तौर पे आप देख सकते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम। इसके बाद 17 दिसंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वाराणसी। मतलब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? PM के द्वारा किया गया। और ये है क्या? तो ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस, और इसका जो वेन्यू था वो वाराणसी था। दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश। द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस इज न्यू अर्बन इंडिया। इसका जो थीम था वो न्यू अर्बन इंडिया था। इसके बाद आप देखें यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर एंड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी इनॉग्रेटेड द अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इन गोरखपुर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बूथ was set up at AP Sen PG College, Lucknow in the 4th phase of Uttar Pradesh Assembly election. The speciality of this booth is zero carbon emission. मतलब ये जो बूथ था इसकी विशेषता क्या है? ग्रीन बूथ नाम है, तो यहाँ पे जीरो कार्बन इमिशन का जो टारगेट है वो रखा गया था, मतलब ये कार्बन मुक्त था। और हियर द होल सिस्टम वाज ऑपरेटेड विद द अल्टरनेटिव एनर्जी, यानी जो सोलर एनर्जी है, अल्टरनेट एनर्जी में भी जो सोलर एनर्जी है उससे पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था। रिसेंटली एक्सकवेशन वाज स्टार्टेड आफ्टर फाइंडिंग साइन ऑफ, यहाँ नीचे वाला टॉपिक आप देखें, रिसेंटली एक्सकवेशन वाज स्टार्टेड, ये खुदाई कहाँ पर चल रही है या शुरू की गई है? आफ्टर फाइंडिंग साइन ऑफ 4000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन इन बभनियाओं विलेज ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये वाराणसी का विलेज है, इसका नाम है बभनियाओं, मतलब जहाँ पहले बाभन लोग रहा करते थे तो उसको बभनियाओं कहा जाता है, बभनौली कहा जाता है। ये जाति सूचक नाम के आधार पर रखे गए गांव के नाम है। फिलहाल यहाँ पे 4000 ईयर ओल्ड जो सिविलाइजेशन है उसके साइंस पाए गए। तो जब साइन मिले हैं तो यहाँ पे खुदाई शुरू हो गई है, खोदने के लिए यहाँ पे जो काम है वो चालू कर दिया गया है ताकि कुछ सभ्यता को यहाँ से निकाला जा सके।
और दिस इंडिकेशन हैज़ बीन गिवन बाय द टीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऑफ BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वाराणसी की, वहाँ का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री कल्चर वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई थी. The team reached under the leadership of Professor A.K. Dubey has started the excavation work. The purpose of this excavation is to find the time and detail of the one-faced शिवलिंग फाउंड इन द एक्सकेवेशन इन द ईयर 2020. मतलब इसमें जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था उसके बारे में और सूचनाएं प्राप्त करना और कुल मिलाकर इस सभ्यता को प्राप्त करना, या नीचे जो कुछ भी पुरानी चीज़ें अवशेष दबे हुए हैं उन्हें निकालकर खुदाई से उजागर करना, ये इसका उद्देश्य है. तो ये हमने देखा. इसके बाद आप देखें रिसेंटली संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये नीचे वाला है, ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे कि PGI कहा जाता है, ये लखनऊ में है, हैज़ बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द स्टेट टू अचीव द फीट ऑफ ऑपरेशन ऑफ चिल्ड्रेन थ्रो रोबोट के जरिए एक बच्चे के पैर का ऑपरेशन किया गया और इस मामले में ये पहला बन गया है. द ऑपरेशन ऑफ 2 गर्ल्स वाज डन बाय द डॉक्टर्स ऑफ लखनऊ PGI अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर रवि कन्नौजिया, पेडियाट्रिक सर्जन ऑफ चंडीगढ़ PGI. ये हमने देखा. रिसेंटली भारत टेक एंड इंक्यूबेटेड कंपनी ऑफ छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर हैज़ डेवलप अ स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस रिसर्च इंजन, और इसका नाम है भारत सर्च. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी हैं और इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको जानना चाहिए. इसके बाद आप देखिए रिसेंटली मेड इन इंडिया परफ्यूम फ्रॉम कन्नौज के इत्र वैसे भी फेमस है, तो ये मेड इन इंडिया परफ्यूम जो कन्नौज का है वाज लॉन्च इन न्यूयॉर्क एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट. आज़ादी के अमृत महोत्सव इवेंट के तहत इसे न्यूयॉर्क में पेश किया गया है और ये अपने आप में काफ़ी गौरव की बात है. इसके बाद देखिए यहाँ नीचे वाले टॉपिक को, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल जो है, इन्होंने अनवेल्ड द लॉन्च ऑफ परफ्यूम. मतलब ये परफ्यूम विकास खन्ना बाय जिगराना के लॉन्च का अनावरण किया था. मतलब ये अनावरण जो है ये न्यूयॉर्क में हुआ था, पहली चीज़ है, और ये कन्नौज का परफ्यूम है जो कि मेड इन इंडिया है, तो इसको वहाँ पे प्रदर्शित किया गया था. किसके द्वारा किया गया था वो दिया हुआ है. तो कॉन्सुलेट जनरल हैं, इनका नाम है रणधीर जायसवाल. इसके बाद आप अगले वाले टॉपिक को देखते हैं. तो 8 फरवरी 2022 की तारीख है. डॉक्यूमेंट्री फीचर, ये राइटिंग विथ फायर नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है, ये फीचर फिल्म है. ऑस्कर 2022 के लिए इसका नॉमिनेशन हुआ है. और राइटिंग विथ फायर ये उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट है वहाँ से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है. इसका जो बेस है ना, मतलब स्टोरी का बेस, वो आपको बताया जा रहा है. और इस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्शन करने वाले रिंटू थॉमस और सुमित घोष हैं. तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो 2 हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए. फिल्म का नाम भी मालूम होना चाहिए. इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकल मेडिकल कॉलेज के MBBS के करीब 12 छात्रों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था और उसमें इच्छा मृत्यु मांगी थी. ये एक बड़ा मैटर था, मतलब संवेदनशील मामला था. इसके बाद आप देखिए अगली चीज़, तो 27 दिसंबर 2021 ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग, मतलब योजना आयोग के बाद ये उसका उत्तराधिकारी है. तो इसने 2019-20 का जो समय है उसके लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का 4th एडिशन लॉन्च किया था. और ये जो हेल्थ इंडेक्स है इसका 4th एडिशन, इसमें बड़े राज्यों की अगर बात करें तो समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में यूपी का सबसे लास्ट रैंक है. मतलब यूपी जो है वो एकदम अंतिम पायदान पे है और ये बहुत ही खराब स्थिति है. केरल जो है वो इसमें टॉप पे है. केरल हर मामले में लगभग आगे रहता है, तो उससे हमें सीखना चाहिए. इसके बाद आप देखें कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में ड्रोन निर्माण इकाई को इस्टेब्लिश करने के लिए अधिकारियों को ठोस एक वर्किंग प्लान तैयार करने के लिए कहा है कि भाई एक प्लान तैयार करो और उसके तहत इसे स्थापित किया जाए, क्योंकि ड्रोन से बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं जो कि इंसान जाकर नहीं कर सकता. ठीक, तो आपदा राहत इससे मिल सकती है. कृषि के क्षेत्र में कानून व्यवस्था मेंटेन है कि नहीं, इसकी निगरानी करने के लिए ड्रोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. तो ड्रोन जो है वो एक रोबोटिक मशीन हो गई और वो उड़कर चारों ओर आसमान में से जायजा लेती है चीज़ों का. इसके जरिए कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है. तो इसके लिए पूरा जो ड्रोन निर्माण इकाई है, ताकि बड़े पैमाने पर हम ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर सकें और इससे लाभ ले सकें, इसके लिए वर्किंग प्लान तैयार करने का यहाँ डायरेक्शन दिया गया है. इसके बाद आप देखें कि कहा जा रहा है कि PM मोदी जी ने प्रयागराज में 22 दिसंबर 2021 को मातृशक्ति महाकुंभ, ये एक बड़ी चीज़ है. मातृशक्ति महाकुंभ में 43 जिलों में 202 टेक होम राशन प्लांट्स की नींव रखी है. ये 43 जिले हैं जहाँ पे 202 टेक होम राशन प्लांट जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे. उसकी अभी फाउंडेशन रखी गई है, बने नहीं है. और केंद्रीय जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने 10 दिसंबर 2021 को महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल के 89वें संस्थापना समारोह पे, या जो संस्थापना सप्ताह समारोह था, उसके समापन के कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया. और उस समय इन्होंने अनाउंसमेंट की कि जल्द ही गोरखपुर में एक विशेष एजुकेशनल जोन बनाया जाएगा. तो ये एक अनाउंसमेंट थी जो कि काफ़ी अच्छी है. और 3 क्रियाशील और एक निर्माणाधीन विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान नगर के रूप में गोरखपुर शहर को डेवलप किया जाएगा. और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पे स्पेशल एजुकेशनल जोन डेवलप किए जाएंगे. ये एक सकारात्मक पहल है, लेकिन सफल हो जाए तब.
साथ में ये भी इसमें आप करंट अफेयर में देख रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, इन्होंने 5 दिसंबर 2021 को सरकारी आवास पर 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 15 BSL 2 प्रयोगशालाओं के साथ जो माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप है, जिसे कि मंत्र कहा जाता है, उसका लोकार्पण किया। तो ये इनॉग्रेशन यहाँ महत्वपूर्ण है, मंत्र को याद रखिएगा। और साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने का फैसला किया गया है। ये एक टॉपिक है, और ये अपने तरीके का पहला इंस्टीट्यूशन होगा जो कि नॉर्थ इंडिया में खोला जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी जो है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेड किया माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में। शाकंभरी देवी सहारनपुर की काफ़ी फेमस है, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी, और इसका फाउंडेशन स्टोन गृह मंत्री के द्वारा लेड किया गया है ऑन 2 दिसंबर 2022, माफ़ कीजिएगा 21, मतलब 2 दिसंबर 2021 की तारीख में इसका उद्घाटन किया गया, मतलब इसकी नींव का उद्घाटन किया गया, अभी ये बना नहीं है। और माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट एट, यहाँ आप देखिए पुमवारका, ये जगह का नाम है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बिल्ट एट पुमवारका ऑन जनता रोड ऑन 5.43 एकड़ एट द कॉस्ट ऑफ 92 करोड़ इन सहारनपुर, मतलब 92 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको सहारनपुर में विकसित किया जाएगा। एक और लास्ट टॉपिक है 29 नवंबर 2021 का, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये अनवेल्ड करते हैं द सेरेमनी पिलर, माफ कीजिएगा, सेंटेनरी पिलर, एंड रिलीज द पोस्टेज स्टाम्प एंड सेंटेनरी सोवेनियर ऑन द ओकेशन ऑफ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ, मतलब जो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क है लखनऊ का, उसके शताब्दी स्तंभ का यहाँ पे अनावरण किया गया है, और उस मौके पे जो पोस्टेज स्टाम्प है उसको भी लॉन्च किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया था। तो ये हमने देखा, और यहाँ तक हमने इस करंट अफेयर के पूरे वीडियो को कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।